हेलो दोस्तों। तो चलिए आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। उससे पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियोस को भी ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर करिए। क्वेश्चन नंबर 82 तक हमने लास्ट वीडियो में डिस्कस कर लिया था। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 83 देख लेते हैं, जो कि इस वीडियो का पहला क्वेश्चन है। इसमें पूछा गया है सुनामी किसके कारण होते हैं। तो देख सकते हैं आप, सुनामी आर ऑरिजिनेटेड ड्यू टू, तो ऑप्शन बी इसके लिए राइट आंसर है, भूकंप के कारण। भूकंप जो है सुनामी के होने के लिए एक मुख्य कारण है। सुनामी लहरों के पीछे वैसे तो कई प्रकार के कारण होते हैं, लेकिन सबसे ज़्यादा असरदार कारण जो है वो भूकंप ही होता है। इसके अलावा ज़मीन धंसने, ज्वालामुखी फटने या किसी तरह के विस्फोट होने के कारण भी कभी कभी उल्कापात के असर से भी साथ ही सुनामी लहरें उठती हैं। तो भूकंप जो है मेन रीज़न है। ऑप्शन बी 83 के लिए राइट आंसर है। और एक क्वेश्चन और पूछा जाता है, सुनामी का कैसा नाम है। तो सुनामी जो है एक जापानी शब्द का नाम है। जापानी शब्द है सुनामी एक, जिसका अर्थ होता है हार्बर लहरें। क्योंकि जब भी सुनामी आती है तो हार्बर यानी बंदरगाहें जो होती हैं वो नष्ट हो जाती हैं, तो हार्बर लहरें भी कहते हैं सुनामी को। 84 देख लेते हैं। इसमें हमसे पूछा गया है द डीपेस्ट ओशियन ऑफ द वर्ल्ड इज, विश्व का सबसे गहरा महासागर कौन सा है। तो विश्व के सबसे गहरे महासागर की बात की गई है, प्रशांत महासागर या पैसिफिक ओशियन जिसको हम बोलते हैं। राइट आंसर हो जाएगा 84 का डी राइट ऑप्शन है। यहाँ भी आप देख सकते हैं, यह प्रशांत महासागर है जो दुनिया का सबसे बड़ा और सबसे गहरा महासागर है। सबसे गहरा महासागर डीपेस्ट या सबसे बड़ा लार्जेस्ट पूछा हो तो दोनों सेम ही हैं। विश्व का सबसे बड़ा महासागर भी प्रशांत महासागर है और सबसे गहरा महासागर भी आपका प्रशांत महासागर है। तो ये जो सबसे बड़ा महासागर है प्रशांत महासागर या पैसिफिक ओशियन, आपको शायद ही पता हो कि दुनिया का ये सबसे बड़ा महासागर अमेरिका और एशिया को जो है विभाजित करता है या पृथक करता है या अलग करता है। बात करें सबसे कम गहरे समुद्र की, यहाँ पे देख सकते हैं आप, ठंडा वातावरण होने के कारण जो है आर्कटिक महासागर पूरे साल बर्फ से ढका रहता है, अतः तापमान बढ़ने की वजह से आर्कटिक समुद्र बर्फ पिघलने लगी है। नेशनल ओशनिक एंड एटमॉस्फेरिक एडमिनिस्ट्रेशन के मुताबिक जो है आर्कटिक महासागर की औसत गहराई केवल 1.04 किलोमीटर या 3407 फीट है। तो सबसे उथला या सबसे कम गहरा जो है वो आर्कटिक महासागर है। सबसे बड़ा और सबसे गहरा महासागर आपका प्रशांत महासागर है। ऑप्शन डी जो है 84 के लिए राइट आंसर है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं 85 के ऑप्शन ए जो है राइट आंसर है। यहाँ पर आप गूगल करेंगे तो आपको 299 देखने को मिलेगा। भारत की संविधान सभा में प्रारंभिक रूप में कितने सदस्य थे। शुरुआत में जो थे 300 सदस्य थे, यहाँ पर दिया गया है। गूगल किया हमने। संविधान के प्रारूप पर पेश इस प्रस्ताव को 26 नवंबर 1949 को पारित घोषित किया गया। सभा के कुल 299 सदस्यों में से 284 सदस्य ने संविधान पर हस्ताक्षर किए। तो जो शुरू में थे 299 सदस्य थे, बाद में सदस्यों की संख्या बढ़ गई। भारत की संविधान सभा में कितने सदस्य थे, नॉर्मली आप ये डालेंगे तो कुल 389 सदस्य थे, जिसमें से 292 प्रांतों से थे और 93 रियासतों का प्रतिनिधित्व कर रहे थे। अगली बार क्वेश्चन पूछा जाता है संविधान पर कितने लोगों ने हस्ताक्षर किए थे। 284 ने किए थे। भारत के संविधान में कितने पेज हैं। भारत का संविधान 251 पेज का है। इसे संविधान को परख कर बनाया गया है, तो ये भी देख सकते हैं आप। इसके अलावा क्वेश्चन यहाँ पर जो इससे रिलेटेड पूछा जाता है, संविधान पर प्रथम हस्ताक्षरकर्ता कौन थे। तो इसमें खास बात यह है कि राजस्थान के हस्ताक्षर करने वाले पहले व्यक्ति उदयपुर के बलवंत सिंह मेहता थे। क्वेश्चन नंबर 85 का ए जो है राइट आंसर है, 299 या 300। 86 हमसे पूछा गया है भारतीय संविधान में न्यायिक पुनरावलोकन को संकल्पना किसके संविधान से ली गई है। द कॉन्सेप्ट ऑफ जुडिशियल रिव्यू इन इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन हैज़ बीन टेकन फ्रॉम द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका के कॉन्स्टिट्यूशन से, यूएस कॉन्स्टिट्यूशन से ये यहाँ देख सकते हैं आप,
संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान से क्या क्या लिया गया है हमारे द्वारा। तो भारतीय संविधान में संविधान की सर्वोच्चता, न्यायपालिका की स्वतंत्रता, निर्वाचित राष्ट्रपति, उस पर महाभियोग, उपराष्ट्रपति, उच्चतम एवं उच्च न्यायालयों के न्यायाधीशों को हटाने की विधि एवं अनुच्छेद 360 के तहत वित्तीय आपातकाल, मौलिक अधिकार, न्यायिक पुनरावलोकन, जो कि क्वेश्चन में पूछा गया है, जुडिशियल रिव्यू, ये जो है यूएसए से लिया गया है। तो यूएसए के संविधान से ये चीज़ें आ गई। ब्रिटेन के संविधान से आप यहाँ पढ़ सकते हैं क्या क्या लिया गया है भारतीय संविधान में। भारत की संसदीय शासन प्रणाली ब्रिटेन से ली गई है, प्रेरित है। साथ ही भारत संविधान में एकल नागरिकता जो है हमारे संविधान में, वो भी ब्रिटेन से ली गई है। कानून निर्माण प्रक्रिया, विधि का शासन, मंत्रिमंडल प्रणाली, न्यायालय के विशेषाधिकार, संसदीय विशेषाधिकार, द्विसदन को ब्रिटिश संविधान से लिया गया है। तो यूएसए के संविधान से क्या है, ब्रिटेन के संविधान से क्या लिया गया हमने देखा। बात करें जर्मनी के संविधान से, तो भारत के संविधान में आपातकाल के समय के अधिकारों के संबंध में प्रावधान जो है यूरोपियन देश जर्मनी के संविधान से लिए गए हैं। इसमें आपातकाल के दौरान राष्ट्रपति के पास मौलिक अधिकारों के निलंबन संबंधी शक्तियां हैं। आपातकाल के समय मूलभूत अधिकारों में सरकार द्वारा बदलाव करना। हालांकि भारतीय संविधान में आपातकाल उपबंधों को 3 भागों में बांटा गया है। इसमें अनुच्छेद 352 के तहत जो है राष्ट्रीय आपात स्थिति, अनुच्छेद 356 के तहत राज्यों में संवैधानिक तंत्र की विफलता है, राष्ट्रपति शासन की स्थिति, और 360 के तहत वित्तीय आपातकाल स्थिति की प्रावधान है। इसके अलावा आप देख सकते हैं दक्षिण अफ्रीका के संविधान से जो है संविधान संशोधन की प्रक्रिया संबंधी प्रावधान जो है, राज्यसभा में सदस्यों का निर्वाचन प्रणाली आदि दक्षिण अफ्रीका के संविधान से लिए गए हैं। और कितना राज्यसभा का सदस्य जो है राज्यसभा के, उनका कार्यकाल 6 वर्ष का होता है। राज्य विधानसभा में चुने गए विधायक अपने राज्य द्वारा राज्यसभा सदस्यों के लिए निर्वाचन करते हैं। ये सब हमने दक्षिण अफ्रीका से लिया है। आयरलैंड से क्या लिया है, भारतीय संविधान में राज्य के नीति निर्देशक तत्व, राष्ट्रपति के निर्वाचन मंडल की व्यवस्था, राष्ट्रपति द्वारा राज्य सभा में 12 सदस्यों का मनोनयन, ये सब जो है आयरलैंड से लिया गया है। आप डिटेल में इसको पढ़ सकते हैं। बात करें ऑस्ट्रेलिया की, तो ऑस्ट्रेलिया से हमने भारतीय संविधान की प्रस्तावना की भाषा जो है ऑस्ट्रेलिया से ली गई है। क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। समवर्ती सूची का प्रावधान भी ऑस्ट्रेलिया से है। केंद्र एवं राज्य के बीच शक्तियों का विभाजन भी ऑस्ट्रेलिया से लिया गया है। संविधान सभा की प्रस्तावना केवल एक ही बार संशोधन हुआ है उसमें 1976 में 42वें संविधान संशोधन अधिनियम के माध्यम से इसमें संशोधन कर 3 शब्द जो जोड़े गए थे, समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष और अखंडता। ये क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है इनसे, इसको आप याद रखेंगे। कनाडा से क्या लिया गया है आप देख सकते हैं। संघीय शासन व्यवस्था के प्रावधान, केंद्र के अधीन अति विशिष्ट शक्तियां, केंद्र द्वारा राज्य के राज्यपाल की नियुक्ति, राष्ट्रपति का उच्चतम न्यायालय में परामर्श प्राप्त करने की व्यवस्था, यूनियन ऑफ स्टेट शब्द की अवधारणा, ये सब जो है कनाडा के संविधान से उठाए गए हैं। भारतीय संविधान में सोवियत संघ से क्या लिया गया है, इस पे भी आप एक नज़र डाल सकते हैं। भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्यों के प्रावधान, मूल कर्तव्यों और प्रस्तावना में सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय का आदर्श तत्कालीन सोवियत संघ यानी रूस के संविधान से ये सब लिए गए हैं। जापान की बात करें तो क्या लिया गया आप पढ़ सकते हैं यहाँ पर, इसको पॉज करके एक बार, काफ़ी लंबा हो रहा है वीडियो। फ्रांस से क्या लिया गया है यह भी आप देख सकते हैं। भारतीय संविधान में गणतंत्रात्मक और प्रस्तावना में स्वतंत्रता, समता, बंधुत्व के आदर्श का सिद्धांत जो है ये फ्रांस से लिया गया है। तो ये कुछ चीज़ें हैं जो हमने डिस्कस की। तो 86 का ए जो है राइट ऑप्शन है, जो अभी हमने ऊपर देखा। जुडिशियल रिव्यू जो है कॉन्स्टिट्यूशन में, वो यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका के संविधान से लिया गया है। 86 का ए राइट ऑप्शन था। तो ऑप्शन बी इसके लिए राइट आंसर हो जाएगा 87 के लिए। भारत का संविधान भारत को वर्णित करता है राज्यों का एक संघ, ऑप्शन बी राइट आंसर है। यहाँ देख सकते हैं भारत का संविधान भारत को एक राज्यों के संघ के रूप में वर्णित करता है, या नीचे भी देख सकते हैं आप, संविधान भारत का सर्वोच्च कानून है। यह एक लिखित दस्तावेज है जो सरकार और उसके संगठनों के मौलिक बुनियादी संहिता, संरचना, प्रक्रियाओं, शक्तियों और कर्तव्यों का अधिकार और नागरिकों के अधिकारों और कर्तव्यों का निर्धारण करने का एक निर्धारित ढांचे को निर्धारित करता है। तो भारत एक राज्यों का संघ है। इंडिया, जिसे भारत के नाम से जाना जाता है, इंडिया यानी भारत या भारत यानी इंडिया, दोनों ही लिखा है, राज्यों का एक संघ है। यह सरकार की संसदीय प्रणाली वाला एक संप्रभु, समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष, लोकतांत्रिक गणराज्य है। तो ये संविधान में लिखा गया है।
87 का बी राइट ऑप्शन है। 88 देख लेते हैं। इसमें पूछा गया है विच ऑफ द फॉलोइंग इज ह्यूमन राइट एज वेल एज फंडामेंटल राइट अंडर द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। निम्नलिखित में से कौन सा एक मानवाधिकार के साथ ही भारतीय संविधान के अधीन मौलिक अधिकार भी है? तो राइट ऑफ एजुकेशन, ऑप्शन डी राइट आंसर है। ऑप्शन डी राइट आंसर है 88 के लिए। यहाँ पर देख भी सकते हैं द करेक्ट आंसर इज द राइट टू एजुकेशन। ह्यूमन राइट एम्स एट प्रोवाइडिंग पीपल अ लाइफ विद डिग्निटी एंड आर invariant worldwide. Fundamental right are right about different nations to protect the basic rights in their territory. ये कई बार ये भी पूछा जाता है ये जो राइट टू एजुकेशन है ये भारतीय संविधान में कब जोड़ा गया या कब संशोधित किया गया? तो जो 86th अमेंडमेंट हुआ था 2002 में, उसके अंतर्गत जो है राइट और टू एजुकेशन जो है इसको इसमें कॉन्स्टिट्यूशन में जोड़ा गया। तो जो 2002 में 86th अमेंडमेंट हुआ था उसमें शिक्षा के अधिकार को संविधान के भाग 3 में पार्ट 3 में एक मौलिक अधिकार यानी फंडामेंटल राइट के तहत शामिल किया गया है। याद रखेंगे। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। इसमें पूछा गया है टू बी एलिजिबल फॉर इलेक्शन एज प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया अ पर्सन मस्ट हैव कंप्लीट द एज ऑफ। तो 35 साल कम से कम आयु होनी चाहिए जो भी राष्ट्रपति के लिए चुनाव लड़ रहा है। तो कौन कौन सी चीज़ें हैं जो कि राष्ट्रपति चुनाव के लिए एलिजिबल करती हैं एक कैंडिडेट को? कम से कम 35 वर्ष की आयु पूरी कर चुका हो, साथ ही भारत का नागरिक हो, तीसरे नंबर पे है पागल या दिवालिया नहीं हो, राष्ट्रपति का कार्यकाल 5 वर्ष के लिए होता है और अधिकतम आयु की इसमें कोई भी सीमा नहीं होती है। राष्ट्रपति 40 वर्ष का व्यक्ति भी बन सकता है और 80 का भी। जबकि बात करें सांसद के लिए, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट के लिए, तो 25 है मिनिमम एज, जबकि यहाँ राष्ट्रपति की पूछा गया है 35 है। याद रखेंगे आप। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। 89 का ऑप्शन डी राइट आंसर था। 90 देख लेते हैं। इसमें पूछा गया है दल बदल विरोधी विधेयक पारित किए जाने के समय भारत का प्रधानमंत्री कौन था? ऑप्शन सी राजीव गांधी इसके लिए राइट आंसर है। 1985 में 52nd अमेंडमेंट जो हुआ था कॉन्स्टिट्यूशन का, उसके अधिनियम के माध्यम से दल बदल कानून बनाया गया और पवित्र भारतीय संविधान में 10वीं अनुसूची जोड़ी गई। इस कानून में एक राजनीतिक दल से दूसरे राजनीतिक दल में जाने संबंधित कुछ नियम बनाए गए। इस नियमों के उल्लंघन पर जो है विधायकों या सांसदों की सदन की सदस्य जो है समाप्त हो जाएगी। इस कानून के आधार पर उन विधायकों सांसदों को अपनी सदस्यता गंवानी पड़ेगी जो कि अपनी मर्जी से अपने राजनीतिक दल की सदस्यता छोड़ दें या जिस दल में उनका निर्वाचन हुआ है, सदन में अपने राजनीतिक दल के निर्देशों के विपरीत मत दें या मतदान में अनुपस्थित रहें तो इस कारण भी। लेकिन इस केस में यदि राजनीतिक दल ने 15 दिनों के भीतर क्षमादान दे दिया तो उसकी सदस्यता बनी रहेगी। तो ये था दल बदल विरोधी विधेयक जो कि राजीव गांधी जी के समय आया था। और आपको पता होगा राजीव गांधी जी भारत के 7वें प्रधानमंत्री थे। उनका कार्यकाल जो था 31 अक्टूबर 1984 से लेके 1984 से लेके 2 दिसंबर 1989 तक रहा था। और जनरल ज्ञानी जैल सिंह जी जो थे राष्ट्रपति थे जब ये दल बदल विरोधी विधेयक आया था। तो राष्ट्रपति थे ज्ञानी जैल सिंह, प्रधानमंत्री थे राजीव गांधी। याद रखेंगे आप। 90 के लिए सी राइट ऑप्शन था। 91 देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक कौन बुलाता है? आपको पता होगा ऑप्शन ए राष्ट्रपति इसके लिए राइट आंसर है। संसद की संयुक्त बैठक भारत के राष्ट्रपति द्वारा बुलाई जाती है अनुच्छेद 108 और के तहत, और इसकी अध्यक्षता जो है लोकसभा अध्यक्ष या उसकी अनुपस्थिति में लोकसभा के उपाध्यक्ष या उनकी अनुपस्थिति में उपाध्यक्ष द्वारा की जाती है। लोकसभा अध्यक्ष या उसकी अनुपस्थिति में या राज्यसभा के उपाध्यक्ष द्वारा की जाती है। तो बुलाता तो राष्ट्रपति है दोनों सदनों की संयुक्त बैठक, लेकिन इसकी अध्यक्षता जो है बैठक की या तो लोकसभा के अध्यक्ष करेंगे या लोकसभा के उपाध्यक्ष करेंगे या फिर राज्यसभा के उपाध्यक्ष करेंगे। तो ये 3 इसकी अध्यक्षता कर सकते हैं कोई भी, मतलब किसी की गैर मौजूदगी में अगला करेगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। 91 का ये राइट ऑप्शन था। 92 में पूछा गया है भारत में प्रथम आम चुनाव कब हुए? तो आप सभी जानते होंगे। बात करें जनरल इलेक्शन की, 1951 इसके लिए राइट आंसर है।
या कई बार अगर 1951-52 लिखा हो तो वो भी राइट ऑप्शन होगा। जनरल इलेक्शन वर हेल्ड इन इंडिया बिटवीन 25 अक्टूबर 1951 और 21 फरवरी 1952, यानी 25 अक्टूबर 1951 से लेकर 21 फरवरी 1952 के बीच हुए थे जनरल इलेक्शन। तो याद रखेंगे आप 1951 इसके लिए राइट आंसर है। और पहली लोकसभा के लिए जनरल इलेक्शन में 489 मेंबर्स के लिए ये पोलिंग हुई थी, यानी 489 मेंबर चुने गए थे, और जिसमें जो है कांग्रेस को जो था 364 सीट्स आई थी, यानी 364 सीटें जीती थी। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, 92 का बी जो है राइट आंसर था। ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा जाता है, भाषाई आधार पर निर्मित भारत का राज्य पहला राज्य कौन था? फर्स्ट इंडियन स्टेट क्रिएटेड ऑन लिंग्विस्टिक बेसिस, तो ये पहले भी पूछा जा चुका है। 1953 में आंध्र प्रदेश जो था भाषाई आधार पर बनने वाला पहला राज्य था, याद रखेंगे आंध्र प्रदेश। और 1953 में ये बना था, जो कि मद्रास राज्य के तेलुगु भाषी उत्तरी भागों से बना था। इसके बाद जो है राज्य पुनर्गठन आयोग की सिफारिशों के आधार पर जो था 14 राज्यों और 6 केंद्र शासित क्षेत्रों का जो था भाषाई पुनर्गठन 1956 में पूरा किया गया था। इसमें भी कुछ क्षेत्र के आधार पर राज्यों का पुनर्गठन हुआ था, कुल 14 राज्यों का और 6 केंद्र शासित प्रदेशों का। लेकिन पहले की बात करें तो 1953 में जो आंध्र प्रदेश था वो पहला भाषाई राज्य था। जबकि बात करें भाषा के आधार पर बनने वाला दूसरा राज्य कौन था, तो उत्तर प्रदेश से निकलकर उत्तराखंड जो था वो राज्य बना था। तो 9 नवंबर 2000 को उत्तर प्रदेश से अलग होकर उत्तराखंड जो था अस्तित्व में आया था, और भाषा के आधार पर ये भी ये आंध्र प्रदेश के बाद दूसरा राज्य बना था। बीच में जो बताया वो आंशिक रूप से उनका विभाजन हुआ था भाषा के या ज्योग्राफी के आधार पर। तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं, पहला राज्य था आंध्र प्रदेश 1953। 94 में पूछा गया है राज्य सरकार का कार्यकारी प्रमुख कौन होता है? ऑप्शन बी द गवर्नर, राज्यपाल राज्य सरकार का कार्यकारी प्रमुख होता है। राज्य की समस्त कार्यपालिका शक्ति उसी में निहित होती है। राज्य सरकार के सभी कार्यकारी निर्णय उसके नाम पर लिए जाते हैं। तो ऑप्शन बी जो है 94 के लिए द गवर्नर राइट आंसर है। अगली बात करें, लोकसभा में स्पीकर का मत कहलाता है, यानी जो लोकसभा स्पीकर होता है अगर जो उसका वोट होता है वो लोकसभा में क्या कहलाता है या उस वोट को क्या बोलते हैं? तो उसको बोलते हैं कास्टिंग वोट, यानी निर्णायक मत। निर्णायक मत अध्यक्ष पहली बार में मत नहीं देता। तो जब भी किसी चीज़ के लिए वोटिंग होती है, मत होता है लोकसभा में, तो जो है अध्यक्ष जो है नॉर्मली जो है वोटिंग में भाग नहीं लेता है, मत नहीं देता है। लेकिन बराबरी की स्थिति में अध्यक्ष को मत देने का अधिकार है। लेकिन किसी चीज़ पर अगर जो टोटल वोट हैं वो 50-50 हो जाएं तो उसके बाद फिर लोकसभा अध्यक्ष जो है वोट दे सकता है। ऐसे मत को कास्टिंग वोट या फिर निर्णायक मत कहा जाता है, जिससे जो है गतिरोध जो है ख़त्म होता है। तो चलिए 95 का ए जो है निर्णायक मत राइट ऑप्शन है। 96 देख लेते हैं, शांति निकेतन की स्थापना किसने स्थापित किया ये पूछा गया है। तो शांति निकेतन की स्थापना किसने की, कब की? तो रविंद्रनाथ टैगोर जी के फादर जो थे, पिता देवेंद्रनाथ टैगोर, उन्होंने 1863 में 7 एकड़ जमीन पर इस आश्रम की स्थापना की थी। लेकिन ये नहीं बताया गया है कि वो शांति निकेतन ही था। तो बाद में 1901 में मशहूर कवि रविंद्रनाथ टैगोर, इन्हीं के पुत्र देवेंद्रनाथ टैगोर के, इन्हीं की बात की, रविंद्रनाथ टैगोर ने पश्चिम बंगाल के वीरभूम जिले में एक ब्रह्मचर्य आश्रम की स्थापना की और बाद में इसका नाम शांति निकेतन रखा। तो ये इफेक्टिव आंसर है, यानी 1901 में रविंद्रनाथ टैगोर, ऑप्शन सी राइट आंसर है। शांति निकेतन की स्थापना इनके पिता के नाम पे भी जानी जाती है 1863 में। लेकिन जो क्वेश्चन में पूछा गया है या इफेक्टिव एक वो है जो बार बार पूछा जाता है क्वेश्चन, तो ये रविंद्रनाथ टैगोर जी से ही संबंधित है। 96 का सी राइट ऑप्शन है। 97 देख लेते हैं, द कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस हैज़ बीन गिवन टू पंचायत अंडर विच आर्टिकल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। बात करें जो 243rd
अनुच्छेद 243 भारतीय संविधान के पार्ट 9 में पंचायती राज की प्रस्तावना है, जिसे 73rd अमेंडमेंट जो था कॉन्स्टिट्यूशन का, जो कि 1992 में आया था, इसको संवैधानिक दर्जा दिया गया था और इसी में 11वीं अनुसूची शामिल की गई थी। तो याद रखेंगे आप, 73rd अमेंडमेंट था जो कि 1992 में हुआ था और उसके अनुच्छेद 243 आर्टिकल 243 भारतीय संविधान पार्ट था ये 9, इसमें जो था पंचायतों को संवैधानिक दर्जा दिया गया था। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, 97 का सी राइट ऑप्शन था। अगला क्वेश्चन है, भारत का प्रथम उप प्रधानमंत्री कौन था? आप सभी जानते होंगे। तो भारत के प्रथम उप प्रधानमंत्री या डिप्टी प्राइम मिनिस्टर कौन थे? सरदार वल्लभ भाई पटेल। याद रखेंगे आप इनका नाम। सरदार वल्लभ भाई पटेल भारत के प्रथम उप प्रधानमंत्री थे। बात करें प्रथम महिला उप प्रधानमंत्री की, तो इंदिरा गांधी जी भारत की एकमात्र महिला उप प्रधानमंत्री रही हैं और प्रधानमंत्री भी नहीं हैं। ये 1966 में 1966 में जो था इंदिरा गांधी जी भारत की प्रधानमंत्री बनी थी। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, जो कि इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन भी है। इसमें पूछा गया है, संसद के किस सदन में पीठासीन अधिकारी सदन का सदस्य नहीं होता है? तो राज्यसभा, ऑप्शन बी इसके लिए राइट आंसर है। तो जो राज्यसभा है उसमें जो वाइस प्रेसिडेंट हैं इंडिया के, उपराष्ट्रपति जो होते हैं वो प्रिजाइडिंग ऑफिसर होते हैं, लेकिन जो है वो राज्यसभा के सदस्य नहीं होते हैं। बात करें लोकसभा की, तो जो लोकसभा के पीठासीन अधिकारी या अध्यक्ष जिनको हम बोलते हैं, तो वो चुने हुए एक सांसद होते हैं, तो वो मेंबर भी होते हैं लोकसभा के, लेकिन राज्यसभा में ऐसा नहीं होता है। तो 99 का ऑप्शन बी राज्यसभा इसके लिए राइट आंसर है। तो चलिए आज के वीडियो में इतना ही। वीडियो आपको अच्छा लगता है तो लाइक शेयर करते रहिए, साथ साथ चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद।